नमस्कार। मैं कृषि भूषण संजीव गणपतराव माने, हेड पोस्ट आष्टा, तालुका वाळवा, डिस्ट्रिक्ट सांगली, महाराष्ट्र से 2 दिन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि गन्ने की खेती मेरे यहाँ कैसी की जाती है और गन्ने का अधिकतम उत्पादन कैसे लिया जाता है। ये गन्ने का अधिकतम उत्पादन लेने के लिए जो मैंने 5 पॉइंट्स आपको बताए थे, जिसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, जिससे गन्ने का उत्पादन बहुत अच्छी तरीके से आता है। 5 पॉइंट में पहला बोला था मैंने, सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए, प्लांटेशन मेथड अच्छा होना चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कितना, कौन सा, कैसे देना, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और आखिर वाला था प्लांट प्रोटेक्शन, यानी क्रॉप का संरक्षण भी करना, गन्ने का संरक्षण भी करना बहुत जरूरी होता है, उसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी होता है। ऐसे 5 पॉइंट मैंने पहले बताए थे। उसमें से पहले पॉइंट के ऊपर हम समझ ले रहे थे कि कैसे कैसे होता है। उसका है सॉइल की फर्टिलिटी, यानी जमीन की उपजाऊपन अच्छी होनी चाहिए, तभी गन्ने का उत्पादन बहुत ही अच्छा आ सकता है। कल हमने देखा कि सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर या रासायनिक खाद देने से गन्ने का उत्पादन नहीं आता, उसके लिए साथ में सेंद्रिय खाद देना बहुत जरूरी होता है। सेंद्रिय खाद यानी ऑर्गेनिक मैन्योर, ऐसे उसको बोलते हैं हम। उसमें ज्यादातर सबसे अच्छा सेंद्रिय खाद जो होता है उसको बोलते हैं गोबर का खाद। कौन से भी साइंटिस्ट हो या अच्छे किसान हो, फार्मर भाई हो, उनसे अगर हम पूछेंगे कि मुझे गन्ना अच्छा लेना है तो पहले क्या करना चाहिए, सभी लोग यही बोलेंगे कि करीबन 20-30 टन 40 टन तक गोबर का खाद पहले डालिए, जब उनके कल्टीवेशन अच्छी तरीके से कीजिए, बाद में गन्ने का प्लांटेशन करना चाहिए। इसके ऊपर मैंने कल ध्यान दिया था। 1 मिनट में मैं उसके बारे में थोड़ी सी रिवीजन करूंगा। जो भी हम केमिकल फर्टिलाइजर जमीन में देते हैं वो गन्ने डायरेक्ट नहीं खा पाता, उसको फिक्स फॉर्म ऐसे बोलते हैं। जमीन में उस केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर प्रक्रिया की जाती है। प्रक्रिया करने के बाद शुगर केन जिसमें वो अपटेक कर सके, उठा सके, खा सके, उस स्थिति में उसका बदलाव किया जाता है, उसको बोलते हैं अवेलेबल फॉर्म। और फिर शुगर केन वो खा सकता है, खाता है, और खाने के बाद उसकी उत्पादकता बढ़ती है। जमीन में प्रक्रिया होनी जरूरी है। प्रक्रिया करने के लिए जो माध्यम होता है, जो प्रक्रिया करता है, उसका नाम है बैक्टीरिया या जीवाणु, ऐसे बोलते हैं। अलग अलग खाद के लिए अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं। जैसे नाइट्रोजन के लिए अजोटोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया काम करता है, फास्फोरस के लिए फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया काम करता है, पोटैश के लिए पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया या पोटैश एक्टिवेटर बैक्टीरिया काम करता है। ऐसे अलग अलग से बैक्टीरिया होते हैं। मैंने ये भी ऐड किया था लास्ट टाइम कि जिंक के लिए अभी अलग का बैक्टीरिया का काम करना शुरुआत हुआ है, काम करते हैं, अभी आइडेंटिफाई हुआ है। सल्फर के लिए अलग से बैक्टीरिया काम करते हैं, ऐसे वैज्ञानिक लोग बोलते हैं। यानी बैक्टीरिया जमीन में होना जरूरी है। बैक्टीरिया बार बार हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाती है, उसकी कार्य क्षमता भी कम होती है। इसके लिए अपने जमीन में से बैक्टीरिया अलग से साइंटिस्ट लोग निकालते हैं, वो अलग अलग करते हैं, आइसोलेट करते हैं, और उनको जो चाहिए वो, जो हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि उनको खाना पीना जो चाहिए वो देते हैं, और लेबोरेटरी में उनकी ग्रो बहुत अच्छी तरीके से करवा लेते हैं, और बॉटल में पैक करके या पाउडर फॉर्म में अपने को वापिस देते हैं, जिसको हम जीवाणु लाकर देना है, बैक्टीरिया लाकर जमीन को देना है, ऐसे हम बोलते हैं। हर एक इसका 1-1 लीटर अगर हमने बैक्टीरिया लिया और वो जमीन में दिया तो अच्छे और कार्यक्षम बैक्टीरिया की संख्या जमीन में बढ़ना शुरुआत हो जाती है। इसके लिए पूरे साल भर में या 12-14 महीने में 1 या 2 बार या 3 बार तक ऐसे लेबोरेटरी में से बैक्टीरिया लाकर जमीन में देना बहुत जरूरी होता है। बैक्टीरिया सिर्फ देकर नहीं चलता। बैक्टीरिया अगर जमीन में एक बार दिया तो उनकी संख्या बढ़ने की शुरुआत हो जाती है, काम वो अच्छे करने शुरुआत कर देते हैं। लेकिन
उनके खुद के जीवन के लिए जो खाने के लिए चाहिए वो भी उनको मिलना जरूरी है, तभी बैक्टीरिया बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। उनको खाने के लिए जो चाहिए, मैं अपनी भाषा में बात कर रहा हूँ, खेडूत की भाषा में बात कर रहा हूँ, किसान भाइयों की भाषा में बात कर रहा हूँ। साइंटिफिक इसमें वो बोलने का तरीका बहुत ही अलग से होता है, लेकिन मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जीवाणु को जो खाने के लिए चाहिए, बैक्टीरिया का जो खाने के लिए चाहिए, उसका नाम है ऑर्गेनिक कार्बन। वो जमीन में अगर ज्यादा हुआ तो बैक्टीरिया की संख्या और कार्यक्षमता अपने आप बढ़ती है। यानी जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन होना जरूरी है। ऑर्गेनिक कार्बन अपने यहाँ बहुत कम होता है, 0.25 से 0.5 तक, यानी ½ तक मैक्सिमम ऑर्गेनिक कार्बन होता है। ये बढ़ाना बहुत जरूरी है, और ये अगर बढ़ाना है तो बाहर से ऑर्गेनिक कार्बन जमीन में देना जरूरी होता है। बाहर से यानी जमीन में अपने आप को तैयार नहीं होता, बाहर से देना है। तो ऑर्गेनिक कार्बन का जो सोर्स है, जो मिलता है, सबसे अच्छा ऑर्गेनिक कार्बन मिलता है वो गोबर के खाद में मिलता है। इसके लिए बोलते हैं कि पहले गोबर का खाद डालिए, बाद में बाकी सब भी करिए। गोबर का खाद जो हम देते हैं, तो करीबन 20-30 टन अगर हमने दिया तो जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत अच्छी तरीके से मिलती है। ऑर्गेनिक कार्बन की लेवल बढ़ती है, बैक्टीरिया की संख्या और कार्यक्षमता बहुत ही अच्छा हो जाता है। हमारे यहाँ गोबर का खाद कम मिलता है, तो हम उसके लिए पर्याय ढूंढने शुरू किया है। साइंटिस्ट लोगों, वैज्ञानिक लोगों से मैं यही पूछता था कि मेरे यहाँ गोबर का खाद बहुत कम है, उसके लिए पर्याय कोई हो तो बताइए। एक साइंटिस्ट ने तो मुझे ऐसे ही बताया था, गोबर के खाद के लिए सबसे अच्छा पर्याय जो होता है, सुनिए, गोबर के खाद के लिए सबसे अच्छा पर्याय जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ गोबर का खाद ही होता है, ऐसे उन्होंने बोला था। यानी इतना महत्व वो गोबर के खाद के लिए है। उससे सिर्फ सेंद्रीय कार्बन मिलता है ऐसे नहीं, उससे और सैकड़ों काम, 100 काम अच्छे हो जाते हैं, 100 से ज्यादा काम अच्छे करते हैं। जैसे सॉइल में जो मिट्टी होती है उसकी सुधारना बहुत अच्छी होती है। मिट्टी के 2 कण बोलते हैं उसको, पार्टिकल्स बोलते हैं, उनकी बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया जाता है। उसमें ह्यूमस नाम का एक जो होता है वो उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया जाता है। ह्यूमिक एसिड के बनता है, अलग अलग से एमिनो एसिड्स उसमें से निकलते हैं, वो अपने क्रॉप के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही और ज्यादा उसमें होते हैं। कुछ ग्रोथ प्रोमोटर्स भी उसमें से निकलते हैं। इन्हें गोबर का खाद देना तो देना ही है। अगर गोबर का खाद नहीं है तो उसके लिए और पर्याय उन्होंने मुझे सुझाव दिया था। मैं अभी उसके बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं वो यूज करता हूँ बार बार। अगर गोबर का खाद नहीं है या कम है तो उसके साथ में हम अभी हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्रीज जो प्रेसमड उनके यहाँ होती है उसके ऊपर प्रक्रिया करके उसका कंपोस्ट बनाती है और हमारे यहाँ फार्मर के यहाँ लाकर देती है, खेती में लाकर पहुंचाती है। ये कंपोस्ट खाद हम यूज कर रहे हैं बहुत सालों से, करीबन 18, 19, 20 साल हो गए। हमारे यहाँ मेरी शुगर फैक्ट्री अच्छी तरीके से कंपोस्ट खाद बनाकर हमको फील्ड के ऊपर लाकर देती है। ये बहुत ही अच्छा काम करता है, गोबर खाद के लिए अच्छा पर्याय हो सकता है। कंपोस्ट खाद जो यूज करते हैं हर साल 10 या 15 टन मीट्रिक टन तक प्रति एकड़, इतना हम ये खाद यूज करते हैं, हर साल यूज करते हैं। चाहे वो प्लांटेशन के गन्ने लगाने से पहले हो या पहला जो रतून बोलते हैं हम, गन्ना पहला प्लांटेशन काट कर जाता है तो जो रखते हैं, हमारे यहाँ रतून बोलते हैं, लाम बोलते हैं, उसमें और एक 10-15 टन हम डालते हैं और सेकेंड लाम भी रखते हैं, सेकेंड रतून भी हम रखते हैं, उसको भी हम करीबन 10 या 15 टन डालते हैं। ऐसे हर साल हम 10-15 टन कंपोस्ट खाद डालते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ही अच्छी होती जा रही है। शुरुआत में मेरे यहाँ 0.4-0.5 इतना ऑर्गेनिक कार्बन था, अभी ये बढ़ते 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 0.67 पे जाकर रुका है। यानी जब हम ऑर्गेनिक खाद डालते हैं तो बढ़ता है और थोड़ा सा कम होकर सेटल होता है 0.6-0.7 पे, यानी जमीन की उपजाऊपन बहुत ही अच्छी होती जा रही है। इसके लिए और एक दूसरा पर्याय उन्होंने बोला था कि अगर ये भी दोनों नहीं मिल रहा है तो पोल्ट्री का मैन्योर डालिए। पोल्ट्री का खाद भी बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी कम देनी चाहिए, करीबन 1.5 या 2 टन तक हम पोल्ट्री का खाद प्लांटेशन से पहले जमीन में मिक्स कर सकते हैं। वो भी बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद आता है, उन्होंने बोला कि जो मैं लास्ट टाइम बोल रहा था
कि केक्स का यूज करना है। जैसे नीम का केक होता है, कैस्टर का केक होता है, कई जगह उसको खली बोलते हैं, खौड़ बोलते हैं गुजराती में। ऐसे अलग अलग से जो केक्स होते हैं वो हम डाल सकते हैं। करीबन 400-500 किलो तक अगर नीम का केक, कैस्टर का केक या ऐसे 2-3 केक हम मिक्स करके हम डालेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर उसको बोलते हैं। इसके बाद और एक होता है, वो बोलते हैं कि अच्छा जो होता है उसको हम जो बोलते हैं ना, ग्रीन मैन्योरिंग करना है, यानी सरहेम जैसा बीज जमीन में डालना है। दैचा बोलते हैं हमारे, दैचा जैसा बीज जमीन में डालना है। उसको करीबन 1.5-2 महीने तक बढ़ाना है। उसको येलो फ्लावर्स आते हैं, जब फ्लावर्स दिखना शुरू हो जाता है तो एक जमीन में अंदर गाड़ देना है, उसके टुकड़े करके गाड़ देना है या वैसे ही गाड़ देना है, और उसका कंपोस्ट बनाना है। उसका जब कंपोस्ट बनता है तो जमीन की उपजाऊपन बहुत ही अच्छी होती है। साइंटिस्ट लोग तो, वैज्ञानिक लोग ऐसे बोलते हैं कि एक बार एक ग्रीन मैन्योरिंग अच्छी तरीके से, साइंटिफिक तरीके से अगर हमने किया तो करीबन 20 से 30 टन गोबर का खाद देने से जमीन में 1 एकड़ में जो फायदा होता है वो एक ग्रीन मैन्योरिंग से फायदा होता है। यानी इतना ग्रीन मैन्योरिंग का महत्व है। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग प्लांटेशन करने से पहले 2-3 महीने पहले एक ग्रीन मैन्योरिंग करते ही है, बाद में फिर प्लांटेशन पे जाते हैं या फैक्ट्री का कंपोस्ट डालकर फिर प्लांटेशन हम करते हैं। यानी ग्रीन मैन्योरिंग एक बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। ऐसे अलग अलग टाइप से हम काम करना अगर शुरू किया और जमीन में ये डालेंगे तो जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन की लेवल बढ़ेगी। ऑर्गेनिक कार्बन की लेवल बढ़ेगी तो बैक्टीरिया का काम बहुत ही अच्छा होता है, बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है, बैक्टीरिया का कार्यक्षमता बहुत अच्छा होता है, उत्पादन बहुत ही अच्छा आ सकता है। अभी बैक्टीरिया कब देने हैं, कैसे कैसे देने हैं? जब हम प्लांटेशन करते हैं, एक ही पहले ऐसे बोलते हैं कि बैक्टीरिया और केमिकल फर्टिलाइजर एक साथ मत दीजिए, क्योंकि बैक्टीरिया लाइव होते हैं, वो दोनों इकट्ठा किया तो मर जा सकते हैं। वो अलग अलग देना बहुत जरूरी होता है। अलग अलग देना है यानी क्या करना है? जो बैक्टीरिया हम बाजार से लाते हैं, मार्केट से लाते हैं या कृषि विद्यापीठ से लाते हैं, जहां से भी हम वो अवेलेबल करते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है। अजोटोबैक्टर 1 लीटर, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया 1 लीटर, पोटेश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया 1 लीटर, ऐसे बैक्टीरिया हम लेते हैं। ये इकट्ठा करके 200 लीटर पानी में मिक्स करना है और ड्रेंचिंग किया तो बहुत ही बढ़िया होता है। जो स्प्रे पंप होता है उसका आगे का नोजल निकाल कर रखिए और ऐसे जमीन में देते जाइए। ये अलग से देना है। कभी भी ये देना होता है तो केमिकल फर्टिलाइजर देने से पहले 8 दिन या देने के बाद 8 दिन या 10 दिन का अंतर रखकर हम बैक्टीरिया दे सकते हैं। यानी प्लांटेशन करते वक्त जो हम पहले केमिकल फर्टिलाइजर बेसल डोज करके यूज करते हैं, उसके बाद 10 या 12 दिन 15 दिन तक हम बैक्टीरिया का एप्लीकेशन कर सकते हैं। बैक्टीरिया प्रति इसका 1-1 लीटर लाकर 200 लीटर पानी में मिक्स करके हमको देना है। ये पहली बात हुआ। और दूसरी बार जब हम पारा चढ़ाते हैं या मिट्टी चढ़ाते हैं या अर्थिंग अप करते हैं, अर्थिंग अप करने के बाद 10-12 दिन में दूसरी बार हमको ये बैक्टीरिया देना है। वही तरीका है। 200 लीटर पानी में अजोटोबैक्टर 1 लीटर, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया 1 लीटर और पोटेश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया 1 लीटर ऐसे पानी में मिक्स करना है और ये ड्रेंचिंग तरीके से अपने को देना है। दूसरा एक तरीका है, ये बैरल में 200 लीटर बैरल में हम मिक्स कर सकते हैं, ड्रम में मिक्स करना है और उसको एक कॉर्क बिठाना है और जहां से पानी अपना अंदर जाता है खेती में, जो चेंबर हम बोलते हैं जहां से पानी निकलता है, वहां नजदीक बैरल रख के उसमें से पानी थोड़ा थोड़ा अगर उस पानी में छोड़ देंगे, कॉर्क के इसे कॉर्क चालू करके ऑन करके थोड़ा पानी अगर उसमें पानी जो अंदर जाता है उसमें छोड़ देंगे तो उसमें भी वो मिक्स होकर अंदर जा सकता है। आसान तरीके से बैक्टीरिया दे सकते हैं। ऐसे कम से कम 2 बार बैक्टीरिया देना बहुत जरूरी है।
जब हम टारगेट रखकर काम करते हैं, बहुत ज्यादा टारगेट हमारे यहाँ रखा जाता है, 100 टन से भी ऊपर, 125 टन, 150 टन, हमारे 200 टन का भी एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। आप जब भी कभी आएंगे तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे उस टाइम पे हम 2 बार की जगह 3 बार या 4 बार तक बैक्टीरिया भी हम देते हैं, पानी के साथ ही देना होता है। खेडूत भाइयों, जब तक जमीन की उपजाऊपन अच्छी नहीं होती है तब तक उत्पादन नहीं अच्छा आता। इसके लिए सेंद्रीय खाद देना बहुत जरूरी है और उसके बाद बैक्टीरिया भी छोड़ना बहुत जरूरी है। जाते जाते और एक बोलता हूँ कि इसका कल्टीवेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। करीबन 7, 8, 9 इंच तक सब मिट्टी हिलनी चाहिए, अच्छी तरीके से कल्टीवेट होना चाहिए, क्योंकि उससे शुगर केन के रूट्स नीचे जाने में बहुत ही अच्छा होता है। जितने रूट नीचे जाएंगे उतना नीचे से खाद भी उठा सकते हैं और दूर गया हुआ खाद वो खींच कर ले सकते हैं। जब पानी कम पड़ता है तो नीचे जाकर नीचे से पानी भी उठा लेते हैं, सर्वाइव होने की कोशिश करते हैं। रूट जितने ज्यादा हो, जितने ज्यादा फैल सकते हैं पहले, उतना गन्ने का उत्पादन बढ़ता है। रूट बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से फैलना चाहिए, उसके लिए कल्टीवेशन बहुत ही अच्छी तरीके से करना चाहिए। भाइयों, आज के लिए इतना ही काफी है। सॉइल फर्टिलिटी के बारे में अगर कोई शंका हो तो आप मुझे प्रश्न के जरिए पूछ सकते हैं, मुझे ऐसे प्रश्न भेज सकते हैं। मेरे जो गुरु जी है डॉक्टर अरुण मराठे सर, सॉइल साइंटिस्ट है, डॉक्टर बीपी पाटिल जो एग्रोनॉमिस्ट है, डॉक्टर बालकृष्ण जमदग्नि सर जो फिजियोलॉजिस्ट है, इन सब लोगों से बातचीत करते प्रश्न का आंसर लेकर आप तक पहुंचा सकता हूं। जो भी कोई प्रश्न हो आप मुझे इसमें पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। कल से और आगे जाकर दूसरा टॉपिक हम चालू करने जा रहे हैं, उसका नाम है प्लांटेशन मेथड। गन्ने कैसे लगाना है, जो फरो निकलती है उसकी विड्थ कितनी रखनी, कैसे रखनी है, कितनी रखनी है और वैसे क्यों रखनी है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्ते।